बना दिया दूसरा पार्ट। ये मैंने ना इस टी अकाउंट को ज़रा नीचे उतार लिया है क्योंकि मैंने आगे इस टी अकाउंट को ज़रा यूज़ करना है समझाने के लिए। अब आपके ख्याल से मैं कौन सा सवाल करवाऊंगा, जल्दी बताएं। एक्सेलेंट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अब हम सवाल करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का, ताकि वो जो एक दरमियान वाला मॉडल है वो भी रिवाइज हो जाए। भाई इधर कंटिन्यू, बाकी पास पेपर तो ये 2 सवाल थे ही। जी जी टर्म टेस्ट मंडे को है, वो तो बताया हुआ है, अपलोड भी हुआ है वेबसाइट के ऊपर सब कुछ। हाँ उसमें IFRS 9 नहीं है ना? जी जी बिल्कुल, सवाल भी अपलोड हुए हैं जो आपने करके आने हैं। सर प्लीज टाइम हमारा ज़ाया ना करें, अब ये क्या आप इसका सवाल दोबारा कराएंगे। पेज 639, डेट इंस्ट्रूमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, कलाम लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड। भाई व्हाइट बोर्ड की तरह नजरें रखा करें, ये इधर उधर इधर उधर नजर रखा करें ना, बस फोकस करें जो करने हैं। कलाम लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन 1 जनवरी 2001। डिटेल्स आर एज फॉलोज। जी भाईजान, फेस वैल्यू प्रीमियम पेड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट टाइम ऑफ परचेज। जल्दी से सोच के बताएं, कल मैंने कहा था प्रीमियम ऐड किया करना है और डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है, अमाउंट में गिवन है। बताएं जी, बकरी के मुंह पे क्या, बकरी के चमड़े पे क्या लिखा हुआ था? 10,000, लेकिन आपने बकरी के कितने दिए? 11,245। परचेज प्राइस 11,245। फेस पे लिखा हुआ था 10,000, लेकिन आपने प्रीमियम पे किया 1,245, तो टोटल प्राइस पे की 11,245। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 325। तो अल्लाह का शुक्र है 3 फिगर्स हमें अवेलेबल हो गई हैं। कूपन रेट इज 16%, इफेक्टिव रेट इज 10.95 एंड मेच्योरिटी इज 4 years. Kalam Limited has a policy to classify its investment at fair value through OCI. Means if a good opportunity will arise, they will sell it. ये इसको बेच देंगे। फेयर वैल्यू पहले साल के एंड पे दी हुई है, दूसरे साल के एंड पे दी हुई है और तीसरे साल के एंड के ऊपर दी हुई है। इंशाल्लाह फेयर वैल्यू देख लेते हैं। रिडेम्पशन प्राइस नहीं दी हुई, हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि 3 सालों का सवाल है, चौथे साल रिडीम होगा, तो रिडेम्पशन प्राइस अवेलेबल नहीं है। यानी एंड पे कितना लोन वापस होना है। पहले ऐसा कर लें, 4 कॉलम बना लेते हैं, फिर 3 कॉलम और डाल लेंगे बाद में। डेट 1 जनवरी 2001। मैं इसी तरह कर देता हूं जरा आपकी आसानी के लिए। 31/12 अच्छा, ये ना अमोर्टाइज कॉस्ट का सवाल भी रिवाइज हो गया, क्योंकि पहले तो हमने अमोर्टाइज कॉस्ट वाले 4 कॉलम बनाने हैं ना, तो वो भी एज इट इज रिवाइज हो जाने। इफेक्टिव रेट कितना है? 10. कूपन रेट एट, इसका नाम भी देख लेते हैं किस पे लगाना है। कूपन रेट है 16% ऑन फेस वैल्यू ऑन 10,000। जी आगे बैलेंस। मैं सिर्फ आपके समझने के लिए यहां परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिखने लगा हूं। आप लोगों ने यहां 3 कॉलम्स की जगह छोड़नी है, तो वैसे हम आने वाले दिनों में ऐसे किया करेंगे कि यहां पे लिख लिया करेंगे परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बल्कि आजकल जो मैं सोल्यूशन बना रहा हूं उनके सोल्यूशंस में आपको इधर लिखी हुई नीचे नजर आएगी फेस वैल्यू, इधर परचेज प्राइस, इधर रिडेम्पशन वैल्यू। वो जो 3 चीजें हम उधर लिखते हैं वो भी इधर हम नीचे लिख दिया करें तो बेहतर है। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने वहां डालनी है। व्हाट इज परचेज प्राइस? मुर्गी थी 10,000 की, लेकिन मुझे बकरा था, लेकिन मिला 11,245 का, और ब्रोकर ने कहा देख क्या बकरा लेके दिया, तो अपने आप को भूल जाएगा। 325 रुपए इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल दें।
11,245 जमा 570 जी। अच्छा, सवाल में अगर रिडेम्पशन की वैल्यू नहीं दी हुई थी और सॉल्यूशन में ली भी थी तो फिर वो फेस वैल्यू के बराबर एज्यूम की होगी, ऐसा ही हुआ था। चलें फिर उस सवाल को भी मैं निकाल के दिखा देता हूं इस सवाल के बाद। हाँ जी, यहां पे नहीं दी हुई तो मुझे इस वक्त जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने 4 साल तक जाना ही नहीं। सवाल की रिक्वायरमेंट 3 साल है, तो चौथे साल के एंड पे जाना ही नहीं जी। 11,570 जरा 10.95 1 2 1600। इसके ऊपर आप रेट लगाएं 10. आखिरी साल की एंट्रीज आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि डिस्पोजल हो जाती है उधर। कल मैंने करवा दी थी वैसे, क्योंकि आखिरी साल डिस्पोजल होती है, तो वो एंट्रीज को आने का चांस नहीं। तीसरे साल की एंट्रीज अब मुझे करवा दें। चौथे साल मेरी डिवेंचर की टर्म पूरी हो जानी है, तीसरे साल की एंट्रीज मैंने बस करनी है, क्योंकि 3 साल मुझे चाहिए जी। इसमें मैं क्यों नहीं कह रहा लोन वापस मिला, क्योंकि लोन 4 साल का है और रिक्वायरमेंट सवाल की 3 साल 4 5 7। अब इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनेगा, क्योंकि गेन लॉस जब मैंने निकालने हैं एज ऑन, तो फिर फॉर द ईयर आपको निकालने में थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। फॉर द ईयर में जो फटा आता है, अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल यूज करता तो फिर ये करता। जब मैं ये करता तो मैं 3 एंट्रीज करता पहले साल। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो पहले 3 एंट्रीज ये करता। अब डालें बैलेंस के साथ लफ्ज एज ऑन, और फेयर वैल्यू के साथ भी लफ्ज डालें एज ऑन। 11,500, 11,200, 11,700, 11,500, 700। मैं तीनों 700। अच्छा, यहां पर कोई सोच नहीं लगानी, जब अकल लगानी होगी मैं बताऊंगा। मुझे सिर्फ गेन या लॉस एज ऑन बताना है, एज ऑन। फॉर द ईयर में सोच लगानी पड़ेगी। कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर ये कॉलम निकाल देगा। 11.2 वाली चीज 11.5 पे चली गई, 263 का गेन, गेन लॉस एज ऑन 263 का गेन। सब्र कर जाएं, मुझे फॉर द ईयर साथ ही निकालने दें, फिर तीनों गेन आ गए, फिर आप लोगों ने सवाल जवाब पूछ पूछ के मत मार देनी है। फॉर द ईयर साथ निकालने दें, गेन या लॉस फॉर द ईयर जी। बस इसको देखें, आज तक का गेन, तो फिर यही फॉर द ईयर। अब और से देखते रहे मैं किन फिगर्स को कंपेयर कर रहा हूं। इन दोनों को कंपेयर करें और बताएं क्या आ रहा है गेन। अब जो लोग कल बार बार सवाल पूछ रहे थे, थोड़ा सा सोच लें। पिछले साल के एंड तक एज ऑन गेन थे 263, हमारे साल के एंड पे एज ऑन गेन है। गेन बढ़ने को नाम कोई दे दें, गेन नहीं, ठीक है तो है। अब यही है, मैं क्या करूं। गेन बढ़ने, ब्रॉड डाउन गेन, कैरी डाउन गेन, गेन बढ़ गए। ये नहीं कि गेना गेन हो गया, गेन बढ़ गए। गेन बढ़ने को कोई नाम सोचें, गेन जी। हाँ जी बताएं। अच्छा नहीं, मैं तो पहले को पीछे वाले मसले अड़े में, मैं उनको पहले हल कर रहा हूं। गेन था मुझे सिर्फ इतना, अब मेरा गेन है इतना। अच्छा चलो यार छोड़ो,
263 किलो की गाय थी, ये साल के एंड पर 333 किलो की हो गई। अब बात खत्म हो गई, अब तो नहीं तंग करेंगे। ये 333 किलो की होगी, ठीक है। आप बताएं वजन मशीन फेल हो जाएगी। बताएं गाय ने कितना मोटापा गेन किया? 70 का गेन। न्यूट्रिशनिस्ट के पास गाय को ले जाए, डाइटिंग शुरू करा दो। गाय इधर आना, गाय वजन मशीन पे खड़ी होना। उए मेरी गाय को नजर लग गई। 333 बोटियां थी इसमें साल के शुरू में। साल के एंड तक मैंने इसको इतना काम कराया कि बेचारे की अगर बोटियां मैंने बनाऊं तो सिर्फ कितनी बोटियां रह जाएंगी? 243 बोटियां। तो 333 किलो की गाय मेरी, आपकी गाय, मेरी गाय, सबकी गाय, हमारी गाय, 333 किलो की गाय हमारी 243 किलो की रह गई। ओए, गेन कम होने के लिए कोई लफ्ज मुंह से झड़े, लॉस। 90 का लॉस आ गया। तो ये थोड़ी सी कल हमने कोशिश की थी रिवीजन करने की। इंशाल्लाह यहां कहीं लॉस आ रहा होगा ना तो वो भी मैं रिवाइज करा दूंगा। अभी आराम आराम से चलें। अच्छा जी, ये कॉलम कैसे निकलना है? इन दोनों का डिफरेंस। अगला बताएं ना सर कैसे निकलना है, वो बता दिए। क्या? नहीं, टी काउंट एक्स्ट्रा क्यों बनाने हैं? वो एक्स्ट्रा एफर्ट होगी। अब मजे की बात सुने, मजे की बात। मैं आपको यहीं से सारा P&L बैलेंस शीट बता रहा हूं। ये तीनों P&L में चले जाने हैं। ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ OCI फॉर द ईयर और ये नेगेटिव साइन के साथ OCI फॉर द ईयर, ये उसी में चले जाने हैं। ये तीनों बैलेंस शीट में चले जाने हैं। और अगर आप मुझे थोड़ी इजाजत दें तो ये तीनों बैलेंस शीट में चले जाने हैं। एंट्रीज तो मैं करवाता हूं अभी। एसओ, P&L और OCI 2000। बादशाह सलामत कह रहे हैं इंटरेस्ट इनकम को बुलाया जाए। 1190। अच्छा जी, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, ये बस लफ्ज है, इसको याद रखें। फिगर असल में वो जो उठानी है वो उधर से देख लें। गेन लॉस, नजर लगी। गाय को आइंदा आपने अंदर रखना है। बैलेंस शीट, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स जी 2000। सर हमें तो कभी बैलेंस शीट आई तो हमने सोल्यूशन खोले बगैर ही ये वाली फिगरें लिख देनी है। ठीक है, फेयर वैल्यूज लिख दें, अवेलेबल है। 11,500, 11,200, 10,700, 10,700। इक्विटी, फेयर वैल्यू रिजर्व, एज ऑन अवेलेबल है। 330 पॉजिटिव साइन, 240 3। शुगर लगा रहे हैं हम कल से। मैं लगा रहा हूं खुद और आपसे लगवा रहा हूं। कंसोलिडेशन मंडे को, कल बरकत के लिए भी नहीं शुरू कर सकते हम। कल एक्स्ट्रा क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे IFRS 9 के पास पेपर, लेटेस्ट 1-2 अटेम्प्ट्स के। कौन से वाले? जून
ना परसों वाले संडे को है ना उससे अगले संडे को है, उससे अगले संडे को है, इससे पहले वाली करनी। हाँ टर्म टेस्ट की तो संडे को तो मैं आपको नहीं बुला रहा, संडे जी 100 मार्क्स का नहीं होगा, 66 मार्क्स का होगा। मैं इंशाल्लाह अभी शुरू हो जाऊंगा शाम को जाके बनाना, फिर संडे को इंशाल्लाह बन जाएगा मेरा। हाँ जी आपका क्वेश्चन बोलें। BRS में एड अनप्रेजेंटेड लेस अनकलेक्टेड बता दिए मैंने, चलें भागें। इस पे हम सोच के बताएंगे आपको। क्या व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने तीनों मॉडल हैं या 2 मॉडल हैं? भाईजान देखने वाली आंख होनी चाहिए। अगर मैं अपनी आंखों को यहां तक मरकूज कर लूं, ये अमोर्टाइज कॉस्ट है, ये फेयर वैल्यू थ्रू और ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो देखने वाली आंख होनी चाहिए। FVT OCI के अंदर अमोर्टाइज कॉस्ट पड़ा होता है, FVT OCI के अंदर इतना सा क्या पड़ा होता है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ओके होमवर्क के सवाल में पढ़ लूं और फिर आप लोगों ने मुझे 20 मिनट देने हैं, दिल भी दिमाग भी और आप लोगों ने जिगर भी सब कुछ आप लोगों ने। अच्छा मुझे ये बता दें होमवर्क के सवाल में परचेज प्राइस कितनी थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी, वो जरा मैं नजर मार लूं। कौन कौन सा सवाल था? चलिए जबानी कर लेते हैं। MK लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट, डिटेल आर एज फॉलोज। फेस वैल्यू होगी 10,000, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू में 10,800 परचेज प्राइस होगी, 10,800 परचेज प्राइस, इधर थोड़ा सा देख लीजिए, 10,800 परचेज प्राइस होगी। ये कूपन रेट हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट। MK लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये वाला भी था। प्रिंसिपल वैल्यू का दूसरा नाम फेस वैल्यू 5 लाख, डेट ऑफ मेच्योरिटी 16, 17, 18 3 साल बाद, रिडेम्पशन वैल्यू 5 लाख, परचेज प्राइस ABC परचेज ऑन यकम जनवरी 16, उतनी किसने कहा है, फॉर 550। तो बता दें जी फेस वैल्यू 500, परचेज फॉर मींस परचेज फॉर, परचेज प्राइस 550, रिडेम्पशन 500। दोनों सवाल एज इट इज हो गए थे। अच्छा माजरत भाई इसकी एंट्रीज देख लें। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। सबर एक एंट्री और, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये 263। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI 263। मोबाइल पर ऐसी टोन ना लगाएं कि मौत का फरिश्ता है और उस वक्त कोई टोन बजे तो आप शर्मिंदा हो कि मौत किस हालत में आई है। अच्छा आगे, अब मुझे नहीं पता कहां से आई थी आवाज, हो सकता है नॉर्मल आवाज हो, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे एक आवाज आई जिसपे आप लोग हंसे, तो मैंने थोड़ी सी आपको एक वार्निंग दे दी, क्योंकि पता कोई नहीं किस वक्त मौत आ जाए। कल एक छोटी सी बच्ची के बारे में किसी ने बताया कि उसके घर वाले जन्नत का तस्करा कर रहे थे, तो हत्ता कि उसके दिल इतना बना कि वो पूछने चली गई अकेले में घर वालों से कि मैं फिर मरूंगी कब, मुझे जरा जल्दी बता दें क्योंकि मैंने तो फिर उधर ही जाना है। अच्छा जी, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मौत को महबूब रखा हुआ है और बचपन में उसके वालिदैन उनकी ऐसी तरबियत कर देते हैं कि वो मरने को महबूब ज्यादा रखते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट, चुप। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI। शुक्रिया। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI डेबिट। शू
परचेज प्राइस होगी, पेड वाली परचेज प्राइस होती है। हाँ, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था जो हमने किया था। मैंने अब आपको बता दिया, आपने दिल भी देने, दिमाग भी देने, आंखें भी देनी है, जिगर भी देने, जान दे देनी है, बस आखिरी चीज ना दीजिए कि जान नहीं देनी। अच्छा, अब हमारी डिस्कशन होने लगी है किस वक्त कौन सा मॉडल यूज करना है। वो हाउसेज वाली एग्जांपल से बाहर निकल आए, हमारी डिस्कशन होने लगी है किस वक्त कौन सा मॉडल यूज करना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के वक्त इस सवाल को मैं सामने रखूं तो गाय के ऊपर लिखा हुआ था 50,000, आपने खरीदी 51,000 की और आप इस पर रिसीव करेंगे 6,000 और 6,000 का इंटरेस्ट। कल हमने बात की थी 50,000 पे 12% और एंड पे गाय बिकेगी 48,500। 51,000 की खरीदेंगे, 6,000 इंटरेस्ट मिलेगा, 6,000 इंटरेस्ट मिलेगा और 48,500 की बिकेगी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, जिस वक्त ये लोन एग्रीमेंट हो रहा होता है उस वक्त एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है कि आपको हम 6,000 देंगे पहले साल, 6,000 देंगे दूसरे साल और दूसरे साल के एंड पे आपको सिर्फ 48,500 का लोन वापस करेंगे। बातें करने के साथ साथ पूछा जाता है बंदे से, वारा खाता है तो बताओ, नहीं वारा खाता तो ना। तो अगर बंदा एग्री कर जाता है तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आपकी होंगी ये। इंटरेस्ट मिला, मैं कैश फ्लोज की बात कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट इनकम की बात नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आपकी ये हैं 6,000, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश ओनली, 6,000 एंड वापस मिला जिसको मैं रीपेमेंट कह सकता हूं, कितना 48,500। दीज बोथ आर कॉल्ड एज एक्चुअल कैश फ्लोज। अगर आपके डिवेंचर की फेयर वैल्यू इधर 49,000 है और इधर डिवेंचर की फेयर वैल्यू 46,000 है, दैट फेयर वैल्यू इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो बिकॉज नो वन कैन राइट द फेयर वैल्यू इन कॉन्ट्रैक्ट, वो तो मार्केट बताएगी। तो वाई स्टैंडर्ड इज यूजिंग द वर्ड फॉर इंटरेस्ट एंड, भाईजान बहुत अटेंटिवली बातें सुननी है, वाई स्टैंडर्ड इज यूजिंग द वर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, इनके लिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज लफ्ज क्यों यूज कर रहे हैं। इस सवाल में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं 1600, 1600, 1600, 1600 और चौथे साल जो लोन वापस मिलेगा जो भी है, मुझे रहने दें, छोड़े परे, ये इस सवाल में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं। और इस सवाल में ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, तो क्या कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है क्या नहीं है, पहले हम ये बहस कर लेते हैं। इंटरेस्ट जो मिला वो भी कैश फ्लो है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएगी। इसी तरह जो आपको प्रिंसिपल वापस मिला वो भी क्या समझी जाएगी, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। जैसे कि हमारा मशहूर जमाना सवाल है, जैसे कि हमारा मशहूर जमाना सवाल है ये वाला, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। इस सवाल के अंदर फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट मिला था 8%, तो 800 कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो थी और 9,500 कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो थी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश इनफ्लो? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश इनफ्लो? टू थिंग्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। जो इंटरेस्ट मिला, ये डिस्कशन नहीं अटेंड करेंगे, एक एमसीक्यू नहीं हो सकेगा आपसे सॉल्व। जो इंटरेस्ट आपको मिला और जो प्रिंसिपल वापस मिला। हां, क्वेश्चन 12 में अनलकीली फेयर वैल्यूज नहीं दी हुई थी। फेयर वैल्यू इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल, दीज बोथ आर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। ओके, फर्स्टली वी विल अप्लाई contractual cash flow test. After that we will apply another test that is called as business model test. Business model test, ये दो टेस्ट हम लगाएंगे। बिजनेस मॉडल टेस्ट मैंने आपको अल्लाह का शुक्र है पढ़ा दिया है। होल्ड टिल मैच्योरिटी, मैंने घर को 30 साल के लिए किराए पे दे दिया, मुझे नहीं चाहिए कि घर बाजार में कितने का। होल्ड टू receive contractual cash flows. Hold till maturity to receive contractual cash flows, या
होल्ड टू रिसीव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बट नॉट टिल मेच्योरिटी, और मे सेल बट मे सेल। हाँ, मुझे अगर 6,000 मिलता रहे, मुझे इसमें मसला नहीं, लेकिन बीच में अगर मेरी नीयत बदली तो वो कोई पता नहीं। होल्ड टू रिसीव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बट मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज। एंड द लास्ट बट द लीस्ट, नहीं बट नॉट, हद होगी। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब अगर मैंने रखा हुआ है इसको होल्ड टिल मैच्योरिटी तो अमोर्टाइज कॉस्ट। अगर मैंने होल्ड किया है 6,000 6,048,500 लेने के लिए, लेकिन अगर बीच में अच्छी प्राइस निकल आई और अगर मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज नहीं चाहिए, आ गई तो तोहफा है, आ गई तो तोहफा है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मैंने यहां लिखा, मुझे 48,500 नहीं चाहिए, मुझे 6,000 नहीं चाहिए। दे देना तो मैं ले लूंगा, ऐसी बात नहीं, लूंगा नहीं, दे देना तो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे चाहिए नहीं। मैंने तो सिर्फ बेचने के लिए रखा हुआ है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L, चैलेंज नोट। ऊपर हेडिंग द इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। पानी अल्लाह के हुक्म से प्यास बुझाएगा। तो अब सोचते ही होंगे पानी पीते हुए खाना खाते हैं, इम्प्लाइड नहीं होती, बोला भी करें साथ। दिल में बोल दिया करें। व्हाट इज एग्रीड इन एग्रीमेंट? 6,000 रीपेमेंट। व्हाट इज नॉट एग्रीड इन एग्रीमेंट? फेयर वैल्यू इज नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। अगर सिर्फ 6,048,500 चाहिए तो अमोर्टाइज कॉस्ट। अगर 48,500 और 6,000 बीच चाहिए और अगर बीच में कोई प्राइस अच्छी निकल गई तो मेरा पता भी कोई नहीं, फेयर वैल्यू थ्रू। और अगर पहले दिन से ही मेरा पता ही कोई नहीं, मुझे 48,500 6,000 तो चाहिए ही नहीं। हाँ, आ गया तो ठीक है, वो और बात है, लेकिन मुझे चाहिए फेयर वैल्यू गेन लॉस। अच्छा, धमाका धमाका होने लगे, तैयार हो जाएं। तो जब मैं धमाका करूंगा ना तो आपने ऐसे थोड़ा सा हिलना है, तैयार कर लें, अपनी गरारियां सेट कर लें हिलने के लिए। हाइब्रिड वालों, आपने तो खड़े होके हिलना है, उन्होंने बैठ के हिलना है। अच्छा, सितारा, नीला ग्रीन कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं, सितारा। अच्छा, तुम्हें जवाब देना, हाँ ठीक है। अच्छा, एक साहब हैं, वो कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इसलिए किया कि मैं इसे मैच्योरिटी तक रखूंगा और सिर्फ मुझे कंसर्न है 6,000 और 48,500 में। आप बताएं बाय डिफॉल्ट कौन सा मॉडल इनके लिए है? अमोर्टाइज कॉस्ट। मैं स्टैंडर्ड IFRS 9 इनको बुलाएगा, IFRS 9 इधर आए, IFRS 9 इनको बुलाएगा और बुला के IFRS 9 बुलाएगा और बुला के पूछेगा, इसने होल्ड टिल मैच्योरिटी कहा है, FVTPL पसंद है? स्टैंडर्ड ये पूछेगा, क्या पूछेगा? FVTPL, जवाब दो जी। FVTPL इसने क्या कह दिया मुझे? स्टैंडर्ड कहता है लगा दे, देखी जाएगी।
ओ सर जैसे कहते जान दे, पसंद है उसे, हम क्या करें, पसंद पे चल रहे हैं। एफईटीपीएल पसंद है, होल्ड मैच्योरिटी तक करना है, लेकिन कहते हैं मुझे एफईटीपीएल पसंद है। एट इनिशियल रिकॉग्निशन इससे पूछ लें, एट इनिशियल रिकॉग्निशन इससे पूछ लें। हमने उधर पूछा था मोटरवे पसंद है, इधर कुछ और पूछ रहे हैं। उधर पूछा था अमोर्टाइज कॉस्ट पसंद है, उसने कहा था हाँ, तो हमने चला दिया था उधर। इधर मैं कुछ और पूछ रहा हूं। एट इनिशियल रिकॉग्निशन वी कैन irrevocably designate it at fair value through, हाँ अगर पसंद है तो लगा दें, कोई मसला नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट ना लगाएं। नहीं मैंने होल्ड की हुई है टिल मैच्योरिटी के लिए, स्टैंडर्ड कहते हैं क्या करूं, पसंद है उसे एफईटीपीएल लगा दें, उसके लिए एफईटीपीएल, कोई मसला नहीं। अच्छा जी यार, अब क्या है, ये मोटरवे है, ये जीटी रोड है और ये ट्रेन की पटरी है, तो लेकिन छोड़ें पर, यहाँ पे साइड पे मैं जा नहीं रहा। अच्छा भाईजान हो गया है, तुम्हारी मेहरबानी हो गया है धमाका। तो यार कितनी अच्छी सरकारें क्लास में बैठी हुई हैं। भाईजान इधर आए, इधर आए, इधर आए। हाँ जी, अच्छा जी, इसने इन्वेस्टमेंट्स होल्ड की हुई है टू रिसीव 48,500 एंड 6,600, बट मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज। एफईटीपीएल पसंद है? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। पसंद है या लगा दें इसके लिए स्टार। एट इनिशियल रिकॉग्निशन वी कैन इररिवोकेबली डेजिग्नेट इट एट एफईटीपीएल। इनिशियल रिकॉग्निशन पर अगर इसका दिल चाहे एफईटीपीएल लगा दे, लेकिन बाद में वापस नहीं आ सकता, बाद में वापस नहीं आ सकता। नहीं वो उसकी मर्जी में लगा दे, लगाने तो लगा दे, कोई मसला नहीं। खैर है, क्या हो गया। सरकार तशरीफ लाओ। इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड की हैं फॉर ट्रेडिंग। स्टैंडर्ड ने बुलाया और पूछा एफईटीपीएल पसंद है? इसने कहा पहले ही वो है। ओ स्टैंडर्ड ने कहा जाओ, पहले ही वो है, तो स्टार लगाने की जरूरत नहीं। ये नहीं कहा कि मतलब ये कहे मुझे पसंद है तो चल फिर वो लगा ले। तो पहले कौन सा लगा रहा था चपेड़, पहले कौन सा लगा रहा था? इससे भी आपने पूछना है, जिसको पहले ही एफईटीपीएल पे डाला है उससे भी आपने पूछना है। आप बता दें जी, टिल मैच्योरिटी वालों को आपने ट्रेन की पटरी पे डाल देना, लेकिन अगर इनको जीटी रोड पसंद है तो फिर उधर डाल दें, वापस नहीं आ सकते। टिल मैच्योरिटी और मेज सेल वालों को आपने डाल देना एफईटी ओसीआई पे, लेकिन अगर इनको पसंद है एफईटीपीएल तो फिर इनको डाल दें एफईटीपीएल पे। और एफईटीपीएल वालों से ये नहीं पूछना तुम्हें एफईटीपीएल पसंद है, क्योंकि उनको वही लगा रहे हैं ऑलरेडी। तो ये 2 स्टार किस जगह लगे, इधर और इधर। डायग्राम देखें जी किताब में। लेकिन एक बार याद रखिएगा, जब एफईटीपीएल पे डाल दिया तो फिर दोबारा अमोर्टाइज कॉस्ट एफईटी ओसीआई पर नहीं आ सकते। क्वेश्चन के अंदर हो सकता है बताया हो सकता है कि दोनों सिनेरियो सॉल्व करो, मल्टीपल ऑप्शन, जैसे एक पास पेपर का सवाल दिखाया था आपको। अच्छा, पास पेपर का एक सवाल अभी तक हमने किया, उसमें तो उसने बताया हुआ है ना अमोर्टाइज कॉस्ट और वो नहीं। सॉरी, मैं आपको ऐसा करता हूं, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ाता हूं। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट कमाल की है, जो क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 की रिक्वायरमेंट कमाल की है। क्वेश्चन 16 में देखें क्या लिखा हुआ था, जो हमने कल किया है। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। पहला वाला बंदा एट इनिशियल रिकॉग्निशन, उसने एफईटीपीएल पसंद नहीं किया। मैंने पूछा पसंद है, कहते हैं नहीं, बस फिर लगा दो अमोर्टाइज कॉस्ट। फिर मैंने इसलिए तो अमोर्टाइज कॉस्ट लगाया। अच्छा, दूसरा बंदा जहन में लाए। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड टू कलेक्ट 48,500 एंड 6,600 एंड मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज। लेकिन अब उसने हाँ नहीं बोला। मैंने दूसरे बंदे को बुला के पूछा, यार चपेड़ भाई चपेड़, एट इनिशियल रिकॉग्निशन इट इज नॉट डेजिग्नेटेड एट एफईटीपीएल। मैंने इसे पूछा यार एफईटीपीएल, मैं और एफईटीपीएल ये बोल के चला गया। बस फिर आजा, फिर आजा, फिर तेरे नसीब में यही है। मैं तो कह रहा था ये पसंद कर ले। अच्छा जी, और तीसरी बात, इसने खरीदे किस लिए? ट्रेडिंग के लिए।
अब ठीक है, किताब से कल देखते हैं। होमवर्क में एक मिनट क्वेश्चन नंबर 20 करके आए ताकि ये तीनों रिवाइज हों आपके। पेज नंबर 642 क्वेश्चन नंबर 20 करके आए। और क्वेश्चन नंबर 21 कराएं। आधा घंटा भी नहीं लगना यार, आधा घंटा भी नहीं लगना। 20 और 21 आधा घंटे का टारगेट रख के करना है क्वेश्चन 20 और 21। ठीक है जी, जाएं। हाँ जी।